फ्रेंड्स, तो आज लेकर आए हैं हम कक्षा 10 का एक टॉपिक समास। समास के अंतर्गत अव्ययीभाव समास आज हम पढ़ने जा रहे हैं। कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि अव्ययीभाव समास हमारी समझ में नहीं आता है सर, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप जीरो से बिल्कुल आप सीखेंगे अव्ययीभाव समास वाला। सबसे पहली बात, तो जो अव्ययीभाव समास है वो लेंदी बहुत है, लेकिन हमारी कक्षा 10 के सिलेबस में मात्र 6-7 जो अव्यय पद हैं उनके साथ में ही अव्ययीभाव समास निर्माण के लिए आपको आएगा। तो टेंशन नहीं लेना, अव्ययीभाव समास बहुत ही इजी है, इजी वे में आसानी से हम हल कर सकते हैं। तो अव्ययीभाव समास में एक अधि उपसर्ग के साथ में पहचान होगी आपकी। अव्ययीभाव समास में पहला पद अव्यय या उपसर्ग या निपात आएगा, तो इन शब्दों से आप पहचान कर सकते हैं कि ये अव्ययीभाव समास है। तो प्रत्येक अव्यय पद के साथ में अलग अलग विभक्तियों का प्रयोग करके हम अव्ययीभाव समास का समास विग्रह और समस्त पद आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं हम अधि उपसर्ग। पहला है अधि उपसर्ग। अधि उपसर्ग के साथ में हमें प्रयोग करना है विग्रह में सप्तमी विभक्ति का। विभक्ति प्रयोग होगी सप्तमी। मान लो एक एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे आ गया आपको अधिहरि। ये समस्त पद आपको एग्जाम में आ गया, आपको इसका समास विग्रह करने को आता है, तो किस प्रकार से हल करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि पद के शुरुआत में आरंभ में अधि उपसर्ग है, तो यहां हमें क्लियर हो जाएगा कि ये अव्ययीभाव समास का पद है। जैसा कि हमने अभी बताया कि अधि उपसर्ग के साथ में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जब हम विग्रह करते हैं तो विग्रह करते समय जो संज्ञा पद हमारा होता है उसको हम विग्रह में सर्वप्रथम लिखेंगे वो भी विभक्ति के साथ में। यहाँ पर अधि के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, तो हम हरि जो शब्द है उसकी सप्तमी विभक्ति का रूप लिखेंगे। हरि की सप्तमी विभक्ति में आता है हरौ। अब इस अधि के अर्थ के लिए हम प्रयुक्त करना होगा यहां पर इति शब्द। बस ये हो गया आपका समास विग्रह, बहुत इजी है, हरौ इति। दूसरा उदाहरण देखें, मान लो आपको आ गया अधिशिवम। अधिशिवम शब्द है आपका संज्ञा पद शिव। शिव में आप सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करोगे तो यहां हो जाएगा शिवे, और अधि के योग में वही हमें इति शब्द का प्रयोग करना, शिवे इति। तो इस प्रकार आप अधि उपसर्ग के साथ में यहां पर अव्ययीभाव समास बना सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम अनु। अनु उपसर्ग के साथ में अव्ययीभाव समास बनाना। अनु का अर्थ होता है पश्चात। अनु का अर्थ होता है पश्चात, और इसके लिए हमें विभक्ति प्रयुक्त करनी होगी षष्ठी विभक्ति। मान लो आपको शब्द आ गया अनुविष्णु। अनुविष्णु का हमें समास विग्रह करना है, तो अनुविष्णु का समास विग्रह करते समय नियम वही रहेगा जिस प्रकार हमने अधि के साथ में किया था। सर्वप्रथम विग्रह में हम लिखेंगे संज्ञा पद, वो भी विभक्ति के साथ में। संज्ञा पद हमारा यहाँ पर विष्णु है, विष्णु की षष्ठी विभक्ति में पद आएगा विष्णु। अनु का अर्थ हमने आपको बताया पश्चात, यहां लिख देना हमें पश्चात।
ये हो गया हमारा अनुविष्णु का समास विग्रह। कुछ बच्चे कहते हैं सर जी यदि यहाँ पर समास में विग्रह आ गया तो हम समस्त पद किस प्रकार निर्माण करेंगे। तो देखिए, मान लो आपको आ गया विष्णु पश्चात, इसका हमें समास विग्रह करना है। तो समास विग्रह करते समय हमें पता है कि समस्त पद में सर्वप्रथम अव्यय या उपसर्ग या निपात शब्द आते हैं। तो यहाँ पर जो पश्चात है, पश्चात के लिए अव्यय पद होगा यहाँ पर अन। अब हमारा पद बचा यहाँ पर विष्णु, जिसमें षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। अब हमें समस्त पद में क्या करना है, विभक्तियों का लोप करना है। यहाँ पर विष्णु में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ, उसका हम लोप कर देंगे। तो यहाँ पर शब्द निकल के आया हमारा विष्णु। और समस्त पद को एक ही शिरोरेखा के नीचे लिखना है और ये बन गया हमारा अनुविष्णु समस्त पद। तो इस प्रकार विग्रह आने पर हम समस्त पद लिख सकते हैं और समस्त पद आने पर हम विग्रह कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं उप। उपसर्ग, इसके साथ में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। षष्ठी विभक्ति का प्रयोग, जैसे आपको आ गया उपवर्ण, इसका हमें समास विग्रह करना है। क्योंकि हमें पता है यहाँ पर उपसर्ग के योग में हम विभक्ति का प्रयोग करेंगे षष्ठी का। तो षष्ठी विभक्ति का जब हम प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर जो संज्ञा पद है हमारा निकल के आया है वन। तो यहाँ वनश्य षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया और उपसर्ग का अर्थ हम लिखेंगे यहाँ पर समीपे। जो उपसर्ग है उसके लिए हमें प्रयुक्त करना पड़ेगा समीपे शब्द। उप यानी होता है समीप में, तो जब वाक्य में प्रयोग करेंगे तो समीपे शब्द आएगा। और यदि आप बिना वाक्य में लिखना चाहेंगे तो यहाँ समीपम शब्द भी लिख सकते हैं। चूंकि हमारे जो एग्जाम है वो पेपर में यहाँ पर वाक्य में ही आएगा, इसलिए हमें समीपे शब्द ही लिखना ज्यादा उचित होगा। तो वनश्य